प्रोनाउन वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर आ जाएं और नाउन के काम कर दें, जो एक नाउन काम करता है वो वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अगर कोई वर्ड नाउन की जगह पर आकर ये सब काम कर देता है, मतलब इनमें से कोई भी काम कर देता है, तो वो एक प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप क्या हैं? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। राम सब्जेक्ट में भी राम लिखाएगा और ऑब्जेक्ट में भी राम लिखाएगा, जबकि प्रोपोजिशन के बाद भी अगर नाउन लिखना हो तो भी ये राम ही लिखाएगा, अगर यहाँ पे कोई प्रोपोजिशन लगा दी जाए। जबकि जो प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों अलग होते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें तो ही लिखाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम लिखाएगा, और प्रोपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पर अगर प्रोपोजिशन लास्ट में आए और उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो जो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था वो बन जाता है उस क्लॉज का सब्जेक्ट। यानी ये जो सेंटेंस है हु वाज द रामायण रिटन बाय, यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन है, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना था हुम, लेकिन ये यहाँ पे हुम नहीं है, ये हुम यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दिया, इस कारण यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना था। जनरली प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं है प्रीपोजिशन के बाद, तो वो उस क्लोज का सब्जेक्ट बना होगा और वहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आता है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर भी आते हैं और उस नाउन पर पोजीशन भी बनाते हैं। एग्जाम्पल, आई प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, दिस कार इज माइन। तो ये जो है ये माइन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये एक नाउन का काम कर रहा है, नाउन की जगह पर आया है यानी कि प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे इसके साथ साथ पोजीशन बता रहा है इस कार पर, यानी इस माइन का जो पूरा मतलब है माय कार। तो वास्तव में जो प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन होते हैं, उसका सेंस देते हैं। इसका सेंस है माइन का, यहाँ पर माय कार, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस होता है, यहाँ पे जो नाउन है वो चेंज होता रहता है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माय, योर, आवर, इनके साथ एस लगाकर पॉजेसिव प्रोनाउन को बनाया जाता है, लेकिन माय का माइस नहीं, यहाँ पे माइन होता है, यहाँ पे योर का योर्स हो जाता है। लेकिन जो हिज रहता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में दोनों में एक सा रहता है, और जबकि इट प्रोनाउन का पॉजेसिव केस होता है इट्स, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनमें एस लगाकर पॉजेसिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, लेकिन माय माय जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन यानी आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा, हिज का हिजी रहता है, और इट का इट्स होता है, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। कब काम करता है ये? जब कोई डूअर कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, और वो जो एक्शन है उस डूअर पर ही हो जाता है, यानी डूअर ही रिसीवर बन जाता है उस एक्शन का, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। लेकिन तब लगाया जाता है जब उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनने के लिए कोई चीज उपस्थित ना हो, और ये सब ऐसे ही केस में लगाया जाता है जब जो डूअर काम करता है
जो एक्शन करता है उस एक्शन का रिसीवर डूअर ही हो जाता है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ये किस तरह के रहते हैं, जैसे जैसे कि हिमसेल्फ, यू सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सेम ही रहते हैं, इनकी स्पेलिंग जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की तरह ही रहती है, जैसे कि हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इस तरह की रहती है। तो इनको और डिटेल में देखते हैं। यह है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इनका पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यही होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। आई और वी ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बात करते हैं, या तो आई बात कर सकता है या वी बात कर सकता है। सेकंड पर्सन जो बात सुनते हैं, जो सामने होते हैं, जिससे बात की जाती है। तो यू अकेला है सेकंड पर्सन, जिसे एक प्लूरल की तरह हम यूज करते हैं। ये यू सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, लेकिन हम इसे प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं। उसके बाद ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम आ गया, वो रहते हैं थर्ड पर्सन, जिनके बारे में बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिन लोगों के बारे में बात करेगा वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इसके साथ एक और होता है वन, जिसका मतलब होता है हर कोई। जब कोई ऐसी बात करनी हो जो कि सभी पर लागू होती हो, वहां पर वन का प्रयोग किया जाता है। ये वन सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है वंस। इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, वन सिंगुलर के लिए, वंस प्लूरल के लिए। और इसका एडजेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, यहाँ पे कोमा लगाकर, जबकि इट्स का पजेसिव एडजेक्टिव इस तरह नहीं बना सकते कोमा लगाकर, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है इट इज हो जाता है। इसलिए इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा इट का, वो इस तरह रहेगा। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। वन प्रोनाउन किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर हो और एक काउंटेबल नाउन, यानी जिसे काउंट कर सकते हो लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई हो, तो उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए इसका यूज भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव जो पजेसिव एडजेक्टिव है, उसमें एस लगाकर पजेसिव प्रोनाउन को बनाया जाता है, लेकिन हिज का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों के सेम होते हैं। इट का सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, और जबकि पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। माय का जो पजेसिव एडजेक्टिव है, उसका पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड होते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। इनमें जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनाए जाते हैं। सेल्फ रिकॉर्ड बताता है प्लूरल को और सेल्फ बताता है सिंगुलर को। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स ये दोनों होते हैं। जब सिंगुलर यू हो तो उसके लिए हम योर सेल्फ का उपयोग करते हैं, जब प्लूरल हो यू तो हम योर सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। पर्सन्स के ऑर्डर को, जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखे हुए हैं, उन्हें हमें किस तरह से लिखना है जब एक से ज्यादा टाइप के पर्सन्स हमारे सब्जेक्ट बन रहे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब कोई सॉरी वाली बात हो, कोई रिस्पॉन्सिबल हमें लेना हो, पनिश करना हो, यानी जो नेगेटिव सेंस देती हो, गलत बात हो, वहां पे हम 1 2 3 फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फिर जो हमारे सामने है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाएंगे, और उसके बाद जो जो वहां पर उपस्थित नहीं है थर्ड पर्सन, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। और इनको इस तरह से लिखेंगे कि पहले के साथ कोमा, दूसरे के साथ कोमा अगर दो से ज्यादा हैं, और फिर लास्ट वाले को एंड के साथ जोड़ देंगे।
पर अगर सभी जो हमारे प्रोनाउन हैं वो प्लूरल हो, यू हो, दे हो और वी हो, इस तरह सभी के सभी जो सब्जेक्ट हमारे बनना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट बनना चाहते हैं वो सभी जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हो, सिंगुलर नहीं हो, तो फिर हम चाहे फिर नॉर्मल केस हो जिसमें गलत बात हो रही है या जिसमें सही बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, कोई सा भी केस हो, हम उसमें 1 2 3 ऑर्डर में लिखेंगे। वहीं अगर कोई नॉर्मल केस होता है, पॉजिटिव बात हो रही है, तो वहां पे हम 2 1 3 नॉर्मल केस में लिखेंगे, जहाँ पे सबसे पहले जो हमारा लिसनर है उसका नाम, फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन है उसका नाम, और उसके बाद लास्ट में हम अपना नाम लेते हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग होते हैं, जबकि नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर भी आते हैं और उस नाउन पर पोजीशन भी बताते हैं, अधिकार भी बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कोई डूअर कोई एक्शन करता है और वो एक्शन उस डूअर पर ही हो जाता है, यानी डूअर ही रिसीवर बन जाता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तभी किया जाता है जब कोई और ऑब्जेक्ट बनने के लिए उपस्थित ना हो। इनका उपयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एम्फेटिक प्रोनाउन, इनकी स्पेलिंग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसी होती है, लेकिन इनका यूज जो सब्जेक्ट है उस पर जोर देने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो पूरी नाउन की बात तो करते हैं, जो पूरी नाउन जो पूरी क्वांटिटी की बात तो करते हैं, पर उसे बांटते हुए बात करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, एनी और नन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर आते हैं और उसकी तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन का काम करते हैं, यानी वो वर्ड जो प्रोनाउन का भी काम कर दें, यानी नाउन की जगह पर आकर नाउन के काम कर दें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये काम कर दें नाउन की जगह पर आकर, और साथ में एक कंजंक्शन का भी काम कर दें। जनरली ये जो है दो क्लोज को जोड़ते हैं, और जब ये उसमें प्रोनाउन का काम करते हैं, यानी कि सेकंड जो क्लोज होगा उसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे और साथ में कंजंक्शन बनकर उन दो क्लोजों को जोड़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उस केस में लगाए जाते हैं जब जो डूअर है वो किसी पर एक्शन कर रहा है और जो रिसीवर है वो भी वही एक्शन कर रहा है डूअर पर, और डूअर भी वही एक्शन कर रहा है रिसीवर पर। यानी जब दो लोग सेम एक्शन करते हैं एक दूसरे पर तो उसके लिए लगाया जाता है ईच अदर, और लेकिन जब वो लोग दो से ज्यादा हों और एक दूसरे पर सेम एक्शन कर रहे हो तो उसके लिए वन अनदर का उपयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आते हैं, जैसे हु, विच, हुज। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं होते, यानी कि जिनके बारे में पता नहीं होता है। ये जनरली इस तरह होते हैं जैसे एवरी, सम, नो और एनी, इनके साथ कोई नाउन जोड़ दिया जाता है, जैसे एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इनके साथ बॉडी, वन और थिंग इस तरह ये जोड़ी जाती है। तो इन्हें जनरली हम जो है सिंगुलर ट्रीट करते हैं, ये सिंगुलर ट्रीट करते हैं इन सभी को। इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, इन्हें हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्टिव बोलते हैं, जो होते हैं इट और देयर। इट और देयर, इट जो है इसको सिंगुलर लिया जाता है क्योंकि यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी है। इस कारण इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन जो देयर है
इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। ये जो है किसी जो रियल सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं दोनों। जैसे यहाँ पर है इट वाज आई, तो ये जो वर्ब है वो इस इट की वजह से ली गई है। और देयर इज रोहन, यहाँ पे जो रोहन की वजह से इज आया है, यहाँ पे ये भी हो सकता है देयर आर वी। तो यहाँ पे जो ये है रियल सब्जेक्ट, इस कारण इसको जो है सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, ये होते हैं रियल सब्जेक्ट जिन्हें सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो अलग है, जबकि कोई नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। अगर राम सब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट में भी राम ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आई जो है सब्जेक्ट में लिखना है तो आई लिखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट में लिखना है तो मी लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रहता है। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? पॉजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर भी आता है और उस पर पोजीशन भी बनाता है। इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसका मीनिंग निकलता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव जो किसी नाउन पर अधिकार बताते हैं, तो वो ये हैं, जैसे कि माय कार, तो ये इस कार पर अधिकार है, किसका? माय। और माय यानी कि मेरा, आई का अधिकार है कार पर, माय कार। और इसको जो सेंस अगर इनको दोनों को जोड़ दे माय कार, तो इसका सेंस देगा माइन। अगर इसको इस तरह से लिखा जाता है दिस कार इज माइन, तो ये माइन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, नाउन की जगह पर आ रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है और ये अधिकार बता रहा है साथ में नाउन के साथ, मतलब कार पर अधिकार बता रहा है आई का। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जनरली जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनमें एस लगाकर लिख दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो माइन है वो अलग है। और हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव, दोनों एक से होते हैं। इट्स का सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें कोमा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कोमा अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा इट इज, तो इसे इसी फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। वो प्रोनाउन इनके जो स्पेलिंग होती है सेम होती है, चाहे जो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो। जब डूअर कोई एक्शन करता है और डूअर पर ही हो जाता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए ये हम लगाते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करते हैं, यानी या तो आई बात करेगा या वी बात करेगा, तो ये फर्स्ट पर्सन है। इसमें जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो आई होगा और प्लूरल वी होगा। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाएगी, जो बात को सुनेगा, वो सेकंड पर्सन यू। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर देता है, लेकिन हम इसे प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से जिसके बारे में बात करेगा, जिन लोगों के बारे में बात करेगा, वो होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही सी इट जो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे है इसका थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, ही सी इट दे, और साथ में नेम भी आ जाता है इसमें। इसी के साथ इसमें एक और आता है वन। वन का मतलब होता है कोई भी। जब कोई ऐसी जनरल बात करनी हो जो सब पे अप्लाई होती हो, तो वहां पे हम वन का यूज करते हैं। वन जो है सिंगुलर के लिए है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है वंस। ये जो है कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की दोबारा रिपीटेशन को बचाने के लिए भी हम वन का उपयोग करते हैं। जैसे कार का पहले इंट्रोडक्शन हो गया किसी सेंटेंस में, और ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी नाउन है, इसका हमें दोबारा रिपीटेशन बचाना है, आगे इसके बारे में कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पे वन का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वन का, वो सेम ही रहता है, यानी वन और वंस। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस, इसमें कोमा लगाना पड़ता है, जबकि इट्स में ऐसा नहीं होता है। इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक जो रहता है वो होता है वन सेल्फ। अब देखते हैं पर्सन्स ऑर्डर को। जब हमें एक से ज्यादा प्रोनाउन को यूज करना है,
और हमें उनको सब्जेक्ट बना रहे हैं और उस सेंटेंस में हम कुछ गलत बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कोई गलती की हो उसकी माफी मांग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या पनिश करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऑर्डर रहेगा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का, वो 1 2 3 रहेगा। यानी सबसे पहले हम खुद को कसूरवार मानेंगे और फिर हम सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे। और इनको लिखेंगे कैसे? पहले पहले और दूसरे पर्सन के बीच में कोमा, और जो आखिरी पर्सन होगा उससे एंड के साथ जोड़ देंगे अगर 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं तो। वहीं अगर कोई नॉर्मल केस हो जिसमें पॉजिटिव बात की हो, कोई अच्छी बात की हो, तो वहां पे हम 2 3 1 का ऑर्डर लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा लिसनर है यू यानी सेकंड पर्सन, उसके बारे में लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन के बारे में लिखेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन के बारे में यानी कि अपने बारे में लिखेंगे अगर कोई अच्छी बात होती है तो ये ऑर्डर लेकर चलेंगे। और वहीं अगर हमारे जो सभी जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तब चाहे फिर वो ये नेगेटिव वाला हो केस या पॉजिटिव वाला हो, हमें 1 2 3 ऑर्डर में ही लिखेंगे अगर हमारे पास सभी जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में है, यू, दे, यू, सॉरी वी, यू एंड दे, इस तरह हम इनको लिखेंगे। तो अब वो वर्ड हम देखते हैं जिनके साथ हम कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे साथ में। तो इसके लिए इन्हें हम किस तरह से याद रखेंगे? अगर किसी को आपसे छुट्टी चाहिए, आपको लीव करना चाहता है, आपसे जुदाई चाहिए, सेपरेशन चाहिए, या कोई आपसे छुट्टी चाहता है, आपसे जुदा होना चाहता है, तो वो कई सारे एक्सक्यूज यानी बहाने बनाएगा। उसको माफी मत देना यानी पार्डन मत करना, उस पर नजर या दृष्टि नहीं डालना, उसका फेवर नहीं लेना यानी उसकी मदद नहीं करना है, पक्ष नहीं लेना है, उसका उल्लेख नहीं करना यानी बात नहीं करनी उसकी, और रिपोर्ट करना उसके बारे में। तो इनके साथ जो है पॉजेसिव केस का हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है। जैसे ये जुदाई, तो इसमें ये नहीं लिख सकते माय सेपरेशन, मेरी जुदाई या किसी और की जुदाई, मेरी छुट्टी, मेरे मतलब मेरे बहाने, बहाने किसी एक के नहीं हो सकते हैं। इस कारण इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन अलग है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव इनको कैसे पहचानते हैं? पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद एक नाउन आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन की जगह पर भी आता है और उस पर पोजीशन भी बनाता है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद। फिर भी अगर इन वर्ड्स पर पोजीशन बनाना हो तो हम या तो ऑफ से बनाएंगे या बनाएंगे फ्रॉम से। जिनसे पोजीशन बनाना है, लीव ऑफ यू यानी कि जो यू से है छुट्टी ली गई है, लीव फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से छुट्टी ली गई। तो अगर इनके साथ अगर पोजीशन बनाना है तो ऑफ या फ्रॉम के साथ हम बनाएंगे। और यहाँ पे जो है मीनिंग चेंज होगा। लीव ऑफ यू, यहाँ पे यू की छुट्टी नहीं है, ये यू से छुट्टी ली है। ऑफिस की छुट्टी नहीं है, ऑफिस से छुट्टी है, जिस कारण ही यहाँ पे क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जब डूअर कोई एक्शन करता है और वो डूअर पर ही हो जाता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये यूज हमें कब करना है? ये जो जनरली जो वर्ब होती हैं, जो वो वर्ब जो जिनसे ये एक्शन किया जाता है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिनको की ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और ये जनरली ऐसी वर्ब होती हैं जो खुद पर हो सकती हैं, जो वर्ब खुद पर हो सकती है, यानी डूअर जो है डूअर पर ये एक्शन कर सकता है। इस कारण यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तब यूज किया जाता है जब उन वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिला हो। यदि किसी सेंटेंस में
डूअर ने कोई एक्शन किया है, वो एक्शन किसी पर हो गया, यानी जो एक्शन किया है उसको ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन डूअर ने एक्शन किया है और वो जो एक्शन है वो डूअर पर हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली वर्ब है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो उसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखते हैं वो वर्ब जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। देखिए, जो एक वर्ब होती है उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकती है, तो हमें उसी मीनिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है जो मीनिंग डूअर खुद पर कर सकता है। जैसे कि अब्सेंट है, यानी अनुपस्थित हुए, और मतलब इनको हम कैसे याद रखेंगे, पहले अनुपस्थित होंगे, फिर उपस्थित होंगे, फिर एडजस्ट करेंगे यानी खुद को ढालेंगे, एडेप्ट करेंगे, एडेप्ट का मतलब भी ढालना हो गया आसपास के वातावरण में। एक्यूट, एक्यूट का एक मतलब होता है बरी करना, लेकिन यहाँ पे एक्यूट का मतलब जो बरी करना नहीं है, यहाँ पे मतलब है इसके ढालना, इसका मतलब क्या है, ढालना। फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई का यहाँ पे मतलब है कुर्बान होना। फिर एग्जर्ट करेंगे, एग्जर्ट का मतलब है यहाँ पे चरम सीमा तक काम करना, यानी बहुत मेहनत काम करना, हार्ड वर्क करना। फिर हर्ट यानी दुखी होना। प्रोस्ट्रेट, हर्ट होकर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, तो प्रोस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर झुकना। फिर सबमिट कर देंगे, सबमिट घुटने टेक देना। रिजाइन कर देंगे, मनोबल, मनोबल तोड़ लेना, मनोबल तोड़ लेना, घुटने टेक लेना, इनका ही मतलब रहता है। रिकनसाइल, इसका ही मतलब यही रहता है, स्वीकार कर लेना, हार स्वीकार कर लेना, है ना, मतलब हार स्वीकार नहीं, मतलब इसका मतलब रहता है स्वीकार कर लेना, घुटने टेक देना, मनोबल टूट जाना। इन तीनों वर्ड का लगभग लगभग सेम मतलब रहता है। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यानी परिचय, परिचय देना। अवेल, लाभान्वित करना, लाभ उठाना। इंजॉय, आनंद लेना। सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। और प्राइड, अभिमान या गौरव, गौरव, गौरव करना, खुद पर भी कर सकते हैं ना गौरव, गर्व। तो ये जो वर्ब हैं, जब वो इन्हीं सेंस में हम यूज करेंगे तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगर इनका सेंस अलग हुआ इनसे हटके, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा, तब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो ये रूल है वो फेल हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर फेल होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जब जो ये जो वर्ब है, इनको अगर पहले से ऑब्जेक्ट मिल गया हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जब ऑब्जेक्ट मिल ही गया है तो फिर ऑब्जेक्ट क्यों लगाएंगे, तो फिर वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। मीनिंग अलग हो, जैसे अप्लाई का मतलब यहाँ पे अप्लाई करना यानी आवेदन देना हो, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। और जबकि इसका यहाँ पे इसका मतलब हो कुर्बान होना, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जहां जिस सेंटेंस में हम ये वर्ब की तरह लग रही हूँ लेकिन ये वर्ब का काम ही ना कर रही हूँ, तो वहां पे जो है वहां पर ये फेल हो जाता है। जैसे आई वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो रूल है वो फेल हो जाता है। तो ये तीन जगह फेल होता है, जब वो ऑब्जेक्ट मिल गया हो, मीनिंग अलग हो, और जिससे हम वर्ब समझ रहे हैं वो वर्ब वर्ब ही ना हो। अब देखते हैं वो वर्ब जिनके साथ हमें कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो वर्ब है, ये जो एक्शन है वो जनरली खुद के साथ नहीं हो सकते हैं। इनका जो मीनिंग है वो डबल निकलता है, यानी ये जो जो भी है ये वर्ब, ये एक हैपनिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। हैपनिंग वर्ब जो खुद हो जाती है, जिन्हें कोई करने वाला नहीं होता है। जैसे मूव हो गया, तो इसका मतलब चलना भी हो गया और चलाना भी हो गया। तो चला, कोई चला तो उसे किसी ने चलाया थोड़ी ना, लेकिन चलाया, तो यहाँ पे तो ये जो सेंस है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं रोहन मूव्स हिमसेल्फ, तो रोहन क्या खुद को चला सकता है?
नहीं, इसको चलाने वाला रोहन नहीं है, ये जो हैपनिंग वर्ब है, ये यानी हम इसको ये करेंगे मूव्स, रोहन चला, तो हैपनिंग वर्ब की तरह ये काम करती हैं, जिस कारण यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। इनको याद कैसे करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो वर्ब हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं, यानी इन्हें ये ऑब्जेक्ट रख भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन जो डूअर काम कर रहा है उसी पर ये एक्शन नहीं हो सकते हैं। मूव यानी चलाना भी हो सकता है, किसी चीज को चला सकते हैं लेकिन खुद को नहीं चला सकते। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह से काम कर सकती हैं। जैसे मूव हो गया तो इन्हें कैसे याद रखना है, सबसे पहले मूव हुए यानी चलाया और चला, तो ये दो सेंस होगा। इसके बाद स्टॉप, रोकना और रुका, दो सेंस हो गए। पहले चले फिर रुके उसके बाद मुड़े, तो ये इसका मतलब घुमाया भी हो सकता है और मुड़ना भी हो सकता है। फिर क्या, हाइड यानी दुकाया, चले रुके मुड़े और फिर दुकाया, दुकाया या हाइड किया है ना, छुपाया। तो छुपा और छुपाया दोनों सेंस हो सकते हैं। रेस्ट और उसके बाद आराम किया यानी आराम करना या रखना, ये दोनों सेंस हो सकते हैं। फिर बात, नहलाना और नहाना दोनों सेंस हो जाएंगे। रेस्ट के बाद फिर नहाया, उसके बाद ड्रेस पहनी यानी तैयार होना या तैयार करना, दोनों सेंस हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेंट, कॉन्सेंट्रेंट यानी ध्यान लगाएं, उसके बाद ध्यान लगाएं, खुद पर ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान लगाएं किसी चीज पर। उसके बाद क्वालिफाई करना यानी योग्य बनेंगे, तो इस तरह से हम याद करेंगे। उसके बाद जो कीप और रिमेनिंग है ये भी है, इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होती हैं कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, जिस कारण इनके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं जिनका जो मीनिंग होता है रखा या रखना। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, इनकी स्पेलिंग जो होती है बिल्कुल सेम होती है, किसके तरह, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की तरह, हम देख भी चुके हैं। तो इसमें जब कोई डूअर एक्शन करता है तो उसमें रिसीवर होता है, यानी इसमें इससे मतलब नहीं, इसका जो रिसीवर हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन ये यूज किया जाता है डूअर यानी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए, ये जो एक्शन है वो इसी ने किया हुआ है, इस डूअर ने ही किया हुआ है, ये बताने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन करते हैं। ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, ये या तो काम करेंगे एडजेक्टिव का या काम करेंगे एडवर्ब का। अगर ये जो वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उससे पहले आ रहे हैं तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेंगे, ये बताते हैं कि इस डूअर ने ही ये किया हुआ है। और अगर ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं तो ये एक एडवर्ब का काम करेंगे, तो ये जो एक्शन है वो डूअर ने किया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है, रिसीवर होता है, वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी यानी जो डूअर है वो सेम, वो ही रिसीवर भी बन सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही हिमसेल्फ किल्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे जो ही है ये हिमसेल्फ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जो यहाँ पे जो ये जो हिमसेल्फ है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिस कारण ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब है उसने खुद को मारा, तो यहाँ पे ये ही की विशेषता बता रहा है, यानी कि इसने खुद, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। इनमें अंतर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसमें डूअर और रिसीवर दोनों सेम होंगे, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में डूअर और रिसीवर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम रहता है वो ऑब्जेक्ट बनना रहता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव बनेंगे या एडवर्ब बनेंगे।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन रहती है वो आफ्टर मेन वर्ब होती है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन बिफोर मेन वर्ब से पहले होती है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं और यही सबसे सही पोजीशन होती है इनकी। या फिर ये आते हैं आफ्टर ऑब्जेक्ट, तब ये एक एडवर्ब का काम करते हैं। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये सभी जो हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। पहचानेंगे कैसे? अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि ये फिर इस नाउन को क्वालिफाई करने लगेंगे। अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है और ये सेंटेंस में किसी नाउन का काम कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब काम देख लेते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, नन और एनी, ये सभी जो हैं इनमें मिनिमम संख्या 2 होनी चाहिए, यानी जिनके लिए हम बात कर रहे हैं मिनिमम संख्या 2 तो होनी ही चाहिए। जबकि जो आइदर है वो सिर्फ 2 ही होना चाहिए, यानी 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है। नाइदर, ये भी सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है। आइदर जो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, यानी 2 में से कोई एक, इसका सेंस ये है। नाइदर, 2 में से किसी एक ने भी नहीं, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अब नेगेटिव सेंस में 2 से अधिक लोगों के बारे में बात करनी है, तो हम बात करेंगे किसके? नन के बारे में। तो नन जो है, मैंने अभी बोला था कि मिनिमम 2 संख्या से मेरा मतलब था कि इन दोनों के लिए 2 संख्या, ये सिर्फ 2 के लिए काम करेंगे। और ईच 2 के लिए भी काम कर सकता है और 2 से ज्यादा के लिए भी काम कर सकता है। यहां से यहां तक का मतलब था मेरा। जबकि जो हमारा नन है और ये नेगेटिव सेंस में हमें बात करनी है, तो 2 से जब ज्यादा होंगे तब हम नन का यूज करेंगे। और पॉजिटिव सेंस में एनी का मतलब कोई भी एक, तो एनी जो है पॉजिटिव सेंस में 2 से ज्यादा होंगे तो एनी का यूज करेंगे। और ये जो सभी हैं ये एक एक करके बात करते हैं, यानी ईच, यानी हर एक यानी 2 हैं, या मैं बात करता हूँ 2 में से, तो 2 में से प्रत्येक, यानी एक एक ने वो काम किया है। आइदर 2 में से एक ने काम किया है, नाइदर 2 में से एक ने भी काम नहीं किया है, नन जितने भी लोग हैं उनमें से एक ने भी नहीं किया हुआ है, यानी 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा में से एक ने भी नहीं, यानी 2 से ज्यादा में से एक, तो ये एक एक की बात करते हैं। इस कारण इन सभी को हम ट्रीट करते हैं कैसे? सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में ट्रीट करते हैं, यानी जब भी ये नाउन का काम करेंगे तो एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करेंगे। इसके बाद जो है जो भी वर्ब आएगी, जो भी पॉजेसिव केस आएंगे वो सिंगुलर के हिसाब से आएंगे और इनका कोई अपना जेंडर नहीं होता है ना। तो ये जिसको रेफर करते हैं उसी का जेंडर रहते हैं। ईच जो है बॉय को भी रेफर कर सकता है, गर्ल को भी रेफर कर सकता है, तो ये उसी का पॉजिटिव केस लगेगा। इन्हें जनरली हम इस तरह से यूज करते हैं, ईच उसके साथ ऑफ और द, क्योंकि ये सिलेक्शन का काम करते हैं, यानी एक एक, ईच ऑफ और उसके बाद नाउन, ईच ऑफ द बॉयज, ये जो नाउन रहता है वो प्लूरल होता है और इस द यहाँ पे यूज जरूर करते हैं। ईच ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। अगर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो इनके बाद एक नाउन आता है, ईच गर्ल, तो ये सिंगुलर होते हैं, इसका कारण इसका जो नाउन रहता है वो भी सिंगुलर आता है। इनके बाद जब एक नाउन आता है तो एनी गर्ल, कोई एक लड़की, तो इस तरह से ये काम करते हैं। ईच का और एवरी का जो सेंस रहता है वो एक सा रहता है, लगभग एक सा। इसमें ये बात करता है हर एक, यानी प्रत्येक एक एक ने, ये कहता है प्रत्येक एक, तो इनका ये मतलब रहता है। आल जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी, ऐसा देखा हुआ है। आल इज वेल, किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आल आर वेल, सभी ठीक हैं, तो सभी व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं हम वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि आल हो गया, एनी हो गया, मोस्ट, आल, एनी, मोस्ट, नन और सम।
ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऑफ की तरह सिलेक्शन पे काम करेंगे ऑफ द के साथ, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमेशा प्लूरल रहेंगे बोथ, ये हम दो की ही बात करता है, न दो से ज्यादा न दो से कम, दो की बात करेगा, एक की बात नहीं करता। फ्यू यानी कुछ, मैनी कुछ यानी एक से ज्यादा होंगे, फ्यू यानी फ्यू भी एक से ज्यादा होंगे, तो इस कारण इनको प्लूरल लेते हैं। सेवरल ये भी एक से ज्यादा, तो ये एक से ज्यादा की बात करते हैं, बोथ फ्यू मैनी सेवरल, तो ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, एनी कोई एक, और आल हमने देखा भी जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। सम एक भी हो सकता है कुछ, और कुछ एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो जब सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे हमने देखा ईच गर्ल, ईच बॉय, एवरी बॉय, एनी बॉय, इस तरह से आएगा। जब सिंगुलर एडजेक्टिव तो सिंगुलर नाउन, ये तब तक आएगा जब तक कि इनके बीच में कोई प्लूरल एडजेक्टिव नहीं आ जाता। अगर प्लूरल एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर प्लूरल नाउन ले सकते हैं, जैसे ईच 3 गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल आ गया ना एडजेक्टिव के बीच में, तो फिर ये प्लूरल नाउन आ गया। अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स होता, सॉरी गर्ल होता फिर। तो इस तरह से हम इनको यूज करेंगे। तो ये जो है तब यूज करते हैं हम जब नाउन को नाउन पूरी नाउन की बात करना है, लेकिन उसको बांटते हुए, बॉयस हैं पूरे बॉयस की बात करना है, लेकिन यहाँ से हम कर देते हैं ईच ऑफ द बॉयज, तो इस ऑफ के बाद ये रहेगी प्लूरल, क्योंकि ये सिलेक्शन का भी काम करते हैं। तो बॉयज एक से ज्यादा बॉयज होंगे तभी उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, तो पूरे बॉयसों की बात होगी लेकिन एक एक करते हुए, तो इस कारण ये जो प्रोनाउन का काम करेंगे सिंगुलर हो जाएगा, तो जो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो इस तरह से हम इनका काम करेंगे। अब देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जिनके बारे में पता नहीं होता, डेफिनेट नहीं होते कि ये किसके लिए यूज किए गए है ना। कोई ऐसे मैं कहता हूँ एवरीथिंग, यानी हर चीज, अब कौन सी चीज पता नहीं, डिफाइन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई सी भी चीज हो सकती है, एवरीथिंग हर चीज पे लागू हो जाए, यानी हर चीज पे लागू हो गई, कोई विशेष चीज नहीं है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं होते उसके लिए हम यूज करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन का। तो ये कैसे रहते हैं, जैसे एवरी, एनी, सम और नो, ये हमने देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में थे, और ये सिंगल एक एक करते हुए बात कर रहे थे। तो इनके साथ जब कोई नाउन लगाते हैं वो भी कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी नाउन, या फिर इनके साथ बॉडी, वन या थिंग का यूज करते हैं। जो नो वन रहता है, नो वन ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जबकि नन जो रहता है, नन हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, और ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे उन्हें भी हम किस तरह, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जैसे आल हो गया, आल हमने देखा था, आल, मोस्ट, हाफ, 50%, सम, अलॉट, अलॉट को सिर्फ अलॉट लिखा जाता है, ये अलॉट है, अलॉट नहीं, अलॉट, इसको आ लॉट से नहीं लिख सकते। तो ये जो है ऑलमोस्ट, हाफ, 50, सम, अलॉट, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि जिस नाउन को ये रेफर कर रहे हैं, अगर ये हम ये यूज कर रहे हैं आल किसी प्लूरल नाउन के लिए, तो ये प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा, सिंगुलर के लिए यूज करें तो सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हाफ, हाफ जो है वो एक कोई जैसे अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पे सिंगुलर हो गया, और काउंटेबल नाउन के लिए अगर हाफ यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह जो है सम, कोई एक ही चीज है और उसके लिए हम सम यूज कर रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल है वहां भी, क्योंकि सम अनकाउंटेबल में भी लग जाता है, तो वहां पे
सिंगुलर हो जाएगा और काउंटेबल के लिए लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगी, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एवरी, एनी, सम और नो, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे अगर इनके साथ ये नाउन, बॉडी, वन और थिंग जुड़े होते हैं, ये नाउन के रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। अब देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन हम किसका करते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, या तो हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो रूल ये रहता है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो हम किसी कंजंक्शन से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि देन, या सिमिली से कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसमें एज, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर एज आता है। तो ये भी जनरली एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, कंजंक्शन की तरह काम करता है। या एक प्रपोजिशन से हम तुलना कर सकते हैं, जैसे कि लाइक। लाइक जो है एक वर्ब और प्रपोजिशन दोनों की तरह काम करती है। प्रपोजिशन की तरह काम करेगी तो ये इसका मतलब होगा केस समान, और जब ये वर्ब की तरह काम करेगी तो इसका मतलब होगा पसंद करना। तो इनसे हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन या तो हम सब्जेक्ट का करेंगे या ऑब्जेक्ट का करेंगे। अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ, तो जिससे के साथ भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे वो कंजंक्शन हो, सिमिली हो या प्रोपोजिशन हो, इसके बाद हमेशा कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन प्रोपोजिशन में नहीं आएगा। प्रोपोजिशन में हमेशा क्या आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि प्रोपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। इसमें प्रोपोजिशन के साथ जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, हमेशा प्रोपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये फिक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है एक से ज्यादा जो क्लोज रहते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज को भी जोड़ सकता है और जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को भी ये जोड़ सकता है। तो इसके जो कंजंक्शन है उसके बाद सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आ सकते हैं। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और उसके बाद एक जो वर्ब रहती है छुपी हुई, डू हो गई, इज हो गई, जो हम यहाँ पे जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ लगा रहे हैं, वो और यहाँ पे छुपी हुई रहती है, वो लगी रहती है। अगर यू का केस आता है और यू का हम सब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं, तो उसके बाद हमें वो वर्ब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक सा होता है। तो यू के साथ हम डू लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे यू के साथ कोई एक्शन वर्ब है, अगर यू के साथ यहाँ पे जो जिससे हम कर रहे हैं कंपैरिजन, और उसके साथ यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे फिर वो इज ए सॉरी आर लगेगी। तो इस तरह रहेगा। बाकी के साथ हमें ये जो छुपी हुई वर्ब है वो लगानी नहीं पड़ती। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ये मजा आएगा यहाँ पे, है ना। तो जब हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखते हैं कंजंक्शन के बाद, तो जो डूअर है वो बढ़ जाते हैं, यानी जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, उस एक्शन को करने वाले डूअर बढ़ जाते हैं, और वो एक्शन जो है वो जो दो डूअर हो गए तो वो एक ऑब्जेक्ट पर करेंगे वही एक्शन। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं तो रिसीवर बढ़ जाते हैं, यानी एक डूअर दो ऑब्जेक्ट पर वो काम करेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मोहन ट्रस्ट मी मोर देन हिम या ही। तो यहाँ पे से दोनों आ सकते हैं, हिम भी आ सकता है और ही भी। अगर यहाँ पे कहते हैं मोहन ट्रस्ट मी मोर देन हिम, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाया, यानी जो रिसीवर है वो बढ़ गए हैं। तो मोहन जो है वो ट्रस्ट करता है मी पर भी और हिम पर भी, लेकिन ज्यादा करता है मी पर। और लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ही, तो मोहन जो जो है डूअर बढ़ गए, तो मोहन भी ट्रस्ट कर रहा है मी पर और ही भी जो है ट्रस्ट कर रहा है मी पर। वहीं दूसरा सेंटेंस, अजय लव्स हर एज मच एज आई एंड मी, तो ये भी है कंजंक्शन की तरह काम करता है, हमने देखा जो सिमिली। तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आई लगाते हैं तो डूअर बढ़ गए, तो आई और अजय ये दोनों जो है लव करेंगे किससे के साथ, हर के साथ। और लेकिन अगर मी लगा देते हैं तो अजय जो है हर को और मी दोनों को लव करेगा। वहीं पे अगर सेंटेंस देखते हैं, राजेश बिहेव लाइक हिम या ही, तो यहाँ पे जो
प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, यहाँ पे ही नहीं आ सकता। यहाँ पे चाहे भले ही हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिम ही आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वो प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर आते हैं और किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दिस इज माई कार, तो ये दिस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, यानी नाउन का काम कर रहा है, नाउन की जगह पर आ रहा है। तो एक प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नाउन की जगह पर आ रहा है और नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है कौन से रहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर यहीं पे बात किया जाए दिस कार इज माइन, तो यहाँ पे ये जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इन्हीं को हम क्या डिटर्मिनर भी कहते हैं। डिटर्मिनर ये एक तरह के एडजेक्टिव भी होते हैं जो किसी नाउन के लिए लगाए जाते हैं, पर इनकी कोई डिग्री नहीं चलती। जैसे कि अगर हम बात करें टेल, टालर और टॉलेस्ट, तो इनकी डिग्री चलती है ना, इनकी कोई डिग्री नहीं चलती। दिस और इनके साथ ऐसी कोई डिग्री नहीं चलेगी ना इनकी। और ये सब एक नाउन के लिए लगाए जाते हैं, उसे डिफाइन भी करते हैं ये, है ना। तो आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ये सब डिटर्मिनर की तरह भी काम करते हैं, सॉरी डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं चलती। और ये जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते हैं डिटर्मिनर। तो इन्हें डिटर्मिनर कह सकते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये हमने देखा, हम इनको डिफरेंस करेंगे। इनके बाद कोई नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं आ रहा है, किसी नाउन की जगह पर आ रहे हैं, नाउन के काम कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस, दैट, दीस, दोज, तो दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज, यानी ये दोनों है सिंगुलर और ये दोनों प्लूरल है, तो इनके लिए हम काम करते हैं। जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो दिस जो है वो पास के लिए लगाया जाता है, कोई चीज पास रखी है, कोई चीज दूर रखी है वो सिंगुलर है तो दैट लगाएंगे, कोई चीज पास रखी है सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे, और दूर रखी हुई है तो दैट। अगर प्लूरल में पास रखी हुई है तो दीज लगाएंगे, और दूर रखी हुई है प्लूरल में तो दोज लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। और जो दैट जो है वो किसी सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं कंपैरिजन के, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब दैट ऑफ मुंबई, है ना, जो मुंबई की कोई हवा हो गई है ना, या एयर का हम पहले जिक्र आ चुका है, इसकी रिपीटेशन को रोकना है तो दैट लगा दिया हमने। तो दिल्ली की जो हवा है ये ज्यादा पॉल्यूटेड है कहाँ से? मुंबई से, तो एयर के लिए हमने दैट लगा दी, तो ये इसकी रिपीटेशन रोक दी, ऑफ मुंबई कर दिया यहाँ पे। तो उसकी सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन के रोकने के लिए हम दैट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल हो तो फिर हम दोज का उपयोग करेंगे, फिर हम यहाँ से करेंगे दोज ऑफ मुंबई। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह से हम ये करते हैं, एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। तो ये दैट जो आया किसके लिए? एक सिंगुलर नाउन के लिए, एयर के लिए आ रहा है। तो जिस तरह का कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया एयर ऑफ मुंबई, उसी तरह का कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे दैट ऑफ मुंबई। इससे ही पता चल रहा है कि दैट इस एयर के बारे में बता रहा है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। अगर ये प्लूरल होती तो फिर हम किसके बारे में बात करते? दोज का उपयोग करते। और अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो हम वन का उपयोग कर सकते हैं उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए। और लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो हम वहां पर दैट का उपयोग करते हैं कंपैरिजन में। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो एक प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम कर देते हैं। जैसे कि दे चूज द प्लेयर हु वाज बेस्ट, तो ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है।
ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है क्योंकि ये इस क्लोज को और इस क्लोज को दोनों को जोड़ रहा है। और ये जो हु किसी की प्रोनाउन की जगह पर अभी आया है, तो ये जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका जो एंटीसीडेंट है यानी जिसको वो रेफर करते हैं, तो उसका एंटीसीडेंट उनके जस्ट पहले होता है। जैसे कि ये प्लेयर को बता रहा है, ये जनरली, और ये मतलब ये प्लेयर की जगह पर आया है और कंजंक्शन का काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये दूसरे जो क्लोज है, दूसरे क्लोज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तभी जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ये एक तो कंजंक्शन का काम जरूर करेंगे, है ना, और दूसरा ये दूसरे क्लोज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम जरूर करेंगे, और इनका कोई जेंडर नहीं होता है। ये मतलब इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये जिस नाम को रेफर करते हैं उसके हिसाब से इनका जेंडर रहता है। जैसे ये प्लेयर को रेफर कर रहा है तो प्लेयर सिंगुलर है, जिस कारण ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर आई हुई, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम रहता है। प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों का काम कर देती है। अब देखते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। हु, हुम, विच, दैट और व्हाट, ये चार हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, हुम, तो ये जो है ह्यूमन बींग्स के लिए लगाए जाते हैं, जहां पे कोई नॉन स्पेसिफिक ना हो, जैसे कोई भी अ बॉय, तो यहाँ पे ये क्या है, बॉय तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं, ये ए से पता चल रहा है, ए एन इनडेफिनेट होते हैं ना, जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होते हैं नाउन। द किसी नाउन को डेफिनेट बना देता है, स्पेसिफिक कर देता है। अगर हम बात करते हैं द बॉय तो स्पेसिफिक हो गई, है ना। दैट बॉय तो ये उससे ज्यादा स्पेसिफिक हो गई। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल, ये बना देते हैं, डेफिनेट बना देते हैं नाउन को, अगर ये उससे आगे लगे हुए। तो हु हुम जो है ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए आते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक ना हो। विच ये किसी एनिमल या थिंग के लिए आती है, और ये जो है किसी नाउन को रेफर नहीं करती, ये रेफर करेगी तो पूरे क्लॉज को रेफर करती है। मेरा मतलब है नाउन को भी रेफर करती है, लेकिन पूरे क्लॉज को अगर रेफर करना हो तो सब विच का उपयोग करेंगे। विच जो है या तो किसी एनिमल, कोई एनिमल है, कैट है, कोई थिंक है, टेबल है, और इसके लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो हम विच लगाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे हमें एक एनिमल या थिंग के लिए चाहिए। लेकिन पूरे क्लॉज के लिए कोई पूरा क्लॉज बना हुआ है यहाँ पे, इस पूरे क्लॉज को ही, ये ही पूरा एंटीसीडेंट है, इसको ही पूरा रेफर करना है और साथ में कंजंक्शन भी लगाना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ विच आएगा जो ये काम कर सकता है। दैट, दैट जो स्पेसिफिक नाउन्स के लिए आता है, जैसे द हो गए, दैट हो गया, कोई नाउन स्पेसिफिक कर दिए। कैसे स्पेसिफिक कर दिए, जैसे ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव थे, उनके साथ किसी नाउन को लगा दिया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी द यंगेस्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इस तरह से जो नाउन रहती है वो स्पेसिफिक हो जाती है। यहाँ पूरे क्वांटिटी की बात करते हैं, आल यानी पूरा, नन कोई भी नहीं, बोथ दोनों के दोनों, एवरीथिंग सब कुछ, एनीथिंग कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, नो न, और जे द सेम वही की वही लड़की, द फ्यू जो कुछ भी बचा था, द लिटिल थोड़ा सा, द ओनली एक अकेला, तो स्पेसिफिक बना देता है। तो वहां पे सिर्फ दैट का उपयोग करेंगे अगर कोई नाउन को स्पेसिफिक कर दिया, क्योंकि दैट जो है ये सभी को रेफर कर देता है। ये लिविंग, नॉन लिविंग, ये ह्यूमन बीइंग को भी रेफर कर देगा, एनिमल, थिंग सबको रेफर कर देता है अगर नाउन स्पेसिफिक है तो। बट किसी बट का कोई इंसिडेंट नहीं होता, एंटीसीडेंट नहीं होता, ये किसी को रेफर नहीं करता, ये तो बस कंजंक्शन बनता है, यानी प्रोनाउन का काम कर देता है, और कंजंक्शन बनता है और साथ जो दूसरा क्लॉज आता है उसमें या तो सब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर देता है, लेकिन इसका ये किसी को रेफर नहीं करता। यानी जब हमारे पास रेफर करने के लिए कोई नाउन ना हो, इंसिडेंट ना हो, और तब हमें एक कंजंक्शन लगाना है और एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, मतलब कंजंक्शन लगाना है जो आगे जाके दूसरे क्लोज में ना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट लगेगा, क्योंकि ये बनाता है एक नाउन क्लोज। किसी को रेफर नहीं कर रहा है तो ये एक नाउन क्लोज बना देता है। उस पहले वाले जो क्लोज रहता है उसके लिए एक नाउन क्लोज बना देता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट क्लोज का भी काम कर सकता है। अब देखिए हु और हुम, हु एक सब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्टिव केस की जरूरत चाहिए तो हु लगाएंगे, हुम
जब ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो whom लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। ये किसी एक नाउन को रेफर करते हैं, विच नाउन और क्लोज दोनों को रेफर कर सकता है। अगर एनिमल और थिंग है और ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, यानी अ कार, अ डॉग, तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो वहां पे विच का उपयोग करेंगे। लेकिन ये डेफिनेट हो गए, दैट कार, दैट कार, दैट बॉय, ये डेफिनेट हो गए, तो वहां पे दैट का उपयोग करेंगे, क्योंकि डेफिनेट के लिए सिर्फ और सिर्फ दैट आ सकता है। तो और लेकिन अगर पूरे के पूरे क्लोज, यहाँ आगे कोई पहला जो क्लोज है, क्लोज वन, इसको रेफर करना है, पूरे के पूरे क्लोज को ही एंटीसीडेंट, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ विच आएगा, कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। वाट क्या करता है, वाट एक नाउन क्लोज बनाता है, नाउन क्लोज, और दैट जो है किसी नाउन को रेफर करता है, कोई स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता है, ये नाउन क्लोज बनाता है, यानी कोई पहला क्लोज आ गया है, उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है जिसको रेफर करना हो, तो ये एक नाउन क्लोज बनाएगा वाट के साथ जुड़कर, जो क्लोज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। एक नाउन क्लोज जो है वो दैट ही बना सकता है, लेकिन दैट नाउन क्लोज तब बनाता है जब ये सिंपल कंजंक्शन का काम करता है, सिंपल कंजंक्शन का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम नहीं करता, यानी ये समझो सिर्फ कंजंक्शन की तरह काम करेगा और दूसरे क्लोज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, तो सिंपल कंजंक्शन काम कर रहा है, तो वहां पर ये बनाएगा एक नाउन क्लोज। और हुम जो है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे भी ये काम करते हैं। विच जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है जब क्वेश्चन पूछते हैं, साथ में ये सिलेक्शन का भी काम करता है, जब कोई सिलेक्शन करना हो। यहाँ पे तो ये सिर्फ एनिमल और थिंग के बारे में बता रहा है, या तो एनिमल को या थिंग को रेफर करेगा, लेकिन सिलेक्शन के केस में ये सबको रेफर कर देता है, एनिमल हो, थिंग हो, नॉन लिविंग, लिविंग, सबको रेफर कर देता है। विच ऑफ द बॉयज, है ना, तो ये लिविंग को भी इसने रेफर कर दिया, तो सिलेक्शन केस में ये सबको रेफर कर देता है, विच बॉयज। दैट दैट जो है ये कंजंक्शन का, सिंपल कंजंक्शन का भी काम करता है। कैसे पहचानेंगे, अगर ये अगले क्लोज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम नहीं कर रहा तो सिंपल कंजंक्शन का काम कर रहा है, और सिंपल कंजंक्शन का काम करता है तब इसको ड्रॉप कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, क्योंकि सिंपल कंजंक्शन का काम ये तब करता है जब जो वर्ब रहती है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे आई सेड, अधिकतर जनरली आई सेड दैट, उसके बाद जो कहा है वो बताएंगे, एक क्लोज बना देंगे, तो वहां पे एक सिंपल कंजंक्शन का काम करता है। तो जहां जिस कारण जब ये सिंपल कंजंक्शन काम करता है तो वो एक नाउन क्लोज बनाता है, नाउन क्लोज बनाएगा। तो या ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब रहती है उनके लिए करता है। उसके बाद वाट, वाट जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है जब क्वेश्चन पूछते हैं, और साथ में ये नाउन क्लोज बनाता है, क्योंकि ये जो है किसी, इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, किसी को रेफर नहीं करता, सिर्फ ये कंजंक्शन बनेगा और आगे जो क्लोज है उसमें या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए दैट हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो दैट था वो एक सिंगुलर सिंगुलर की तरह काम करता था, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, इनका अपना कोई जेंडर नहीं होता, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं तब ये सभी को रेफर कर देते हैं, मतलब सभी की जगह आ सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबकी जगह ये आ सकते हैं, और जो इनका एंटीसीडेंट होगा, जिसकी जगह ये आ रहे होंगे, उसके हिसाब से जो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आगे वर्ब आती है। अगर सिंगुलर के लिए दैट लगाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल के लिए लगाए तो प्लूरल वर्ब आएगी। और दैट से स्पेसिफिक हमने देख लिया, ये जो वर्ड होते हैं वो किसी नाउन को स्पेसिफिक कर देते हैं जिसके लिए सिर्फ दैट लगाया जाएगा। फिर दैट जो है कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर देता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम कर देता है, और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर देता है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि क्वेश्चन पूछने में काम आते हैं, जो डब्ल्यूएच फैमिली होती है, हु, विच, इस तरह के। हु जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के साथ साथ पोजीशन भी बनाता है, यानी हुज आर देज कार, कार्स, हुज आर देज कार, ये जो कार है वो किसकी है, तो हु जो है ये क्वेश्चन भी पूछा, साथ में ये पोजीशन बता रहा है, हुज, ये कार किसकी है, जिसका जो आंसर आएगा यानी कि वो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा हुज, यानी उसी का पोजीशन इस पर बनेगा।
तो साथ में ये क्वेश्चन के साथ साथ पोजीशन भी बना देता है। और जो ब्रिज रहती है हमारी, जब सिलेक्शन का काम करती है तो सबको रेफर कर देती है, और जबकि जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल और थिंग्स को रेफर कर पाती है, वो भी नॉट स्पेसिफिक केस में। पॉजिटिव केस प्लस जेरेंट, ये रूल बनाया जाता है कि जब भी जेरेंट हो, जेरेंट यानी कि जो बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब जेरेंट हो तो उसके साथ पॉजिटिव केस जो है यूज नहीं करते, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज नहीं करते इनके साथ, सॉरी, जब भी पॉजिटिव केस हो और जेरेंट, इन दोनों को साथ में यूज करते हैं। जेरेंट यानी बी1 प्लस आईएनजी, तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव केस यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। इसके साथ जो जो हमारा सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को यूज नहीं करते हैं, ये रूल रहता है। जैसे सी डज नॉट माइंड अस कमिंग लेट इन द क्लास, यहाँ पे इस रूल के हिसाब से ये जो है कौन सा लग जाएगा, सी डज नॉट माइंड, तो ये लग जाएगा यहाँ पे अस नहीं अवर, क्योंकि जो सी है वो माइंड नहीं करती है, क्या हमको माइंड नहीं बल्कि हमारा लेट आना माइंड नहीं करती, तो अवर कमिंग, तो ये होगा जेरेंट, जेरेंट के साथ ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाता है, तो यही जो रूल रहता है। लेकिन ये फेल भी हो जाता है, कब फेल हो जाता है, ये देखना होता है, मीनिंग देखना पड़ता है कि नाउन प्रोनाउन हमें कौन सा चाहिए, क्योंकि जेरेंट जो है वो एक नाउन की तरह काम करता है। जब ये नाउन का काम करेगा तो इसके साथ ये जो आया हुआ है अस, ये एक नाउन का काम कर रहा है, तो ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो प्रोनाउन और नाउन, या फिर नाउन नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन, ये दोनों का भी एक साथ नहीं आ सकता। अगर एक साथ आए हैं तो इनमें से एक को एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, यही कारण रहता है कि जो पजेस यहाँ इसको अवर्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जरूरत है वो कमिंग जो है वो एक नाउन का काम करेगा, क्योंकि जो माइंड का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कमिंग बन रहा है, तो ये नाउन है तो इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन इसी तरह जो दूसरा जो है, व्हेन वी एंटर्ड द रूम वी फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, यहाँ भी ये जेरेंड है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ये कर रहा है हिम तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और ये जो है, तो ये जो जेरेंड जो है फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट्स पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, तो जिस कारण जो लाइंग है वो हिम के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये जो सेंटेंस है वो नो एरर होगा, यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हिम की जगह हिज नहीं करेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है, जेरेंड देखकर उसके साथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा देना, ये देखना है कि नाउन का काम कौन कर रहा है। तो हम सेंटेंस को देखेंगे, जो नाउन का काम कर रहा है उसे नाउन रहने देंगे, उसके जो साथ लगा हुआ है तो उसे हम एडजेक्टिव बना देंगे। अब देखते हैं जो प्रपोजिशन रहता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं, जो प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो जो प्रोनाउन रहते हैं उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हम प्रपोजिशन के बाद। कुछ प्रपोजिशन जैसे बिटवीन, विथ, बिसाइड, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अनलाइक, टुगेदर, बट, ये हो प्रपोजिशन फ्रेज हो गई, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर प्रपोजिशन बना रहे हैं, तो ये प्रपोजिशन फ्रेज हो गई अलोंग विथ, तो इनके साथ जो है हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लेकिन जो बट, लाइक और लेट, ये थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि बट जो है वो प्रपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करता है। जब ये प्रपोजिशन का काम करता है तो इसके बाद आ जाता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन का काम करता है तो इसका मतलब होता है के बिना, और कंजंक्शन का काम करता है तो इसका मतलब होता है लेकिन। इसी तरह लाइक होता है, लाइक भी दो काम करता है, लाइक या तो वर्ब बनेगा या बनेगा प्रपोजिशन। वर्ब बनता है इसका मतलब होता है पसंद, और जब ये काम करेगा तब भी इसके साथ इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और प्रपोजिशन का काम करेगा तब भी इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट, लेट लेट भी एक प्रपोजिशन का भी काम करता है और एक वर्ब का भी काम करता है, इसका मतलब होता है करने देना, तो जब ये वर्ब का काम करेगा तो भी ऑब्जेक्टिव केस, और प्रपोजिशन का काम करेगा तब भी ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने देखा प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, अगर हम प्रपोजिशन के बाद लगाना है।
लेकिन यहाँ पे देखिए हु वाज द रामायणा रिटन बाय, तो रामायणा जो है रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है बाय, लेकिन इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आना था तो बाय हुम होना था, लेकिन यहाँ पे हमने इसके बाद नहीं लिखा हुआ है, इसके बाद अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर प्रपोजिशन सबसे लास्ट में यूज की गई है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसे सब्जेक्टिव केस में बदलकर सब्जेक्ट बना दिया होगा उस क्लोज में। यही ऐसा हुआ है, इस हु को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया है इस क्लोज में। तो हु वाज द रामायण रिटन, तो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसे यहाँ पे उठा के यहाँ पे क्या बना दिया गया, सब्जेक्ट बना दिया गया। तो इस तरह भी ये रहता है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद अगर हमें लिखना ही है तो वहां पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा आएगा। अब जो है कुछ और केस देख लेते हैं, जैसे कि दिस वर्सेस इट, इनका जो मतलब रहता है वो सेम रहता है, इसका मतलब रहता है यह है, दोनों का मतलब यह होता है। तो दिस जो होता है वो यूज किया जाता है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, यानी कि ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं, तो हम दिस का उपयोग करेंगे अगर वो चीज लिविंग है ना, लिविंग है, लिविंग है या किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या नॉन लिविंग भी है, अगर उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहली बार अगर हम किसी चीज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो दिस का उपयोग करेंगे। इट का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी वेदर को बताना हो, मौसम को बताना हो, टाइम को बताना हो, डेट को बताना हो, टेम्परेचर को बताना हो, तो इनको जब बताना हो तो हम इट का उपयोग करते हैं, है ना। जो हमारी मौसमी घटना होती है उनको बताना हो तो इट का उपयोग करते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इट जो होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसके बाद एक इसका रियल सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार है इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया तो दिस इज माई कार, तो इसके लिए यहाँ पे दिस का उपयोग किया है। लेकिन वहीं पे आई कैन डू एनीथिंग विथ दिस कार, तो यहाँ पे दिस जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डिटरमिनर। ये कार नाउन है, ये पहली बार आ चुका है ना। और उसके बाद दोबारा इसका उपयोग मतलब इसके बारे में कुछ कहना है तो हम इट का उपयोग करेंगे, अगर दोबारा इंट्रोड्यूस करना है तो फिर इट का उपयोग करेंगे, दिस का नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम इट का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट ही टाइम था, इंट्रोड्यूस करना है तो दिस का उपयोग हम करेंगे यहाँ पे। इट जो है किसी इनफाइनेटिव जेरेंट क्लोज, इसके बदले हम इट का उपयोग कर सकते हैं, यानी पूरे क्लोज को या फ्रेज, किसी फ्रेज की जगह पे या क्लोज के बारे जिसके बारे में हमें पता है उसकी जगह, इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व इट, तो ये जो इट है कि ये यहाँ पे कोई क्लोज लिखा होगा, है ना, कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए हमने इट का उपयोग कर दिया, यानी जो सुनने वाले बोलने वाले को पता है, तो इट इज इजी टू सॉल्व इट, तो इस इट से पूरे क्लॉज को या पूरे फ्रेज को डिनोट किया जा रहा है। ठीक इसी तरह ये इट भी यही है, तो ये इट भी या पूरे क्लॉज या फ्रेज को डिनोट कर रहा है, तो इट्स को हम किसी जेरेंड की जगह, किसी क्लॉज, किसी इन्फिनिटिव, इनके बदले में यूज कर सकते हैं। देखिए जो इट रहता है इसके बाद नाउन नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन लिखना है तो इट से लिखना पड़ेगा। लेकिन जो दिस है उसके बाद नाउन आ सकता है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो इसके बाद एक नाउन आ सकता है। इसी तरह हम जो बात करते हैं हुज, जो हमने बात की थी जो इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का काम करता है, तो ये पोजीशन का भी काम करता है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसके ये निर्जीव जो वस्तु रहती हैं, निर्जीव वस्तु, उनके लिए यूज नहीं किया जाता है। एक और देख लेते हैं, जब एंड के साथ हम दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन दोनों को जोड़ते हैं, तो अगर उनमें से एक के आगे क्या लगा हुआ है, कोई आर्टिकल लगा हुआ है या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यानी वो जो व्यक्ति हैं वो दोनों वो एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि एक ही है। लेकिन अगर दोनों के साथ कोई आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, दोनों के साथ लगा होना चाहिए, तो फिर वो प्लूरल हो जाएंगे, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और एंड के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं और वो जो है एक के साथ
ईच एवरी लगा हुआ है और दूसरे के साथ भी ईच एवरी लगा हुआ है, तो यानी वो उसमें एक एक करके बात कर रहे हैं। तो फिर हम क्या है, फिर हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट करेंगे।